दर्शको नमस्कार. जनताराज न्यूज चॅनलच्या या जनता दरबार या कार्यक्रमामध्ये मी सुमित गाडेकर आपल्या सर्वांचं स्वागत करतोय. आजच्या या कार्यक्रमासाठी आज आपण स्टुडिओमध्ये होलैया फिल्म्स अँड म्युझिकचे ओनर डायरेक्टर सर्वेसर्वा सुरेश सांबळ सरांना आज आपण स्टुडिओमध्ये आमंत्रित केलेलं आहे. सर, आमच्या लाखो दर्शकांच्या वतीने आपलं खूप खूप स्वागत आहे. खरं तर सरांचं फिल्म्स अँड म्युझिक अशा पद्धतीचं त्यांचं जी काही कंपनी आहे ते चालवत असताना त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. त्यातून ते या सगळ्या अडचणींवरती मात करत एक चांगले यूट्यूबर्स म्हणून त्यांची ओळख निर्माण झाली. ते स्वतः रायटर्स आहेत, लिरिक्स आहेत, त्याचबरोबर म्युझिक कंपोजर पण आहेत. असे बहुआयामी व्यक्तिमत्व आज आपण स्टुडिओमध्ये त्यांना आमंत्रित केलेलं आहे. सर, खरं तर आपल्या दर्शकांना तुमच्या या जीवन प्रवासाविषयी जाणून घेण्याची उत्सुकता आहेतच. एकंदरीत हा प्रवास सुरू करताना तुमच्या त्या आठवणी काय आहेत जिथून तुमचा हा प्रवास सुरू झाला? नमस्कार. जनता राज्य ह्या चॅनलचं मी मनापासून आधी अभिनंदन करतो की एवढा एक चांगला जो प्लॅटफॉर्म जे कलाकार लोकांसाठी ते अवेलेबल करून दिलेले आहेत. आणि माझं एक देवाचरणी प्रार्थना आहे की अशाच प्रकारे हे जे चॅनल आहे बरेचसे जे नवोदित कलाकार असतील किंवा ज्या टॅलेंट आहे किंवा ज्या बरेचसे जे गोष्टी आहेत ते जनतेपर्यंत थेट पोचण्याचा जो काम हे चॅनलच्या मार्फत करतायत. त्यामुळे मी त्यांना परत एकदा शुभेच्छा देतो की त्यांच्या हे गोड वाटचालला. तर मला थोडंसं मराठी प्रॉब्लेमच आहे, तर मी त्या थोडं हिंदीमध्ये मी थोडंसं मी बोलायला हे करेन. मुझे बचपन से शौक़ है कि मैं गाने 7th स्टैंडर्ड से मैं गाने लिखना मेरा एक हॉबी था. मैं बहुत जो लिटिल जो बच्चों का जो सॉन्ग्स वगैरह रहता है जैसे बाल भारती जो पुस्तक वगैरह जो है प्रिंट होता है तो कर्नाटक के मेरा बेसिकल लैंग्वेज कन्नड़ है और मैं मदर टंग कन्नड़ रहने की वजह से मेरा एजुकेशन भी कन्नड़ में हुआ है. और ज़्यादातर मेरा पढ़ाई कन्नड़ के रहने की वजह से मैं शोलापुर एक्चुअली मैं 12th के बाद मैं बेंगलोर का जो मेरे करियर के लिए मैंने चॉइस किया और वहाँ पे जाके बेंगलोर में मैं स्टडी भी किया कि डायरेक्शन के फील्ड से हो या फिर म्यूज़िक लाइन से हो या फिर ये चैनल्स जो हैं जो कि 2004 की बात है. जब मैं बेंगलोर गया था तो उस टाइम पे कैसेट्स और सीडीज़ का वगैरह बहुत अच्छा ये था सर. उस टाइम पे ये मेमोरीज और ये अभी जो डिजिटलाइजेशन जो हुआ है उस टाइम पे नहीं था. बहुत स्ट्रगल मुझे हुआ उस टाइम पे कि मेरा कोई अपना एक फिल्मी बैकग्राउंड नहीं रहने की वजह से. और दूसरी बात है कि मुझे कोई सपोर्ट करने वाले गॉड फादर की जो ज़रूरत होती है वो भी बिल्कुल नहीं था. तो बहुत मुझे इस तरह से कि मुझे मेरे टैलेंट को उनके सामने रख के जो मैं लिखता था जो गाने उन गानों को उनके सामने सबमिट करके म्यूज़िक कंपनी को मैं विज़िट करता था. उनके पास मैं रुकता था घंटों 2 घंटों 3 घंटा तक वेटिंग करता था ताकि उनके मैनेजर जो भी या फिर जो भी टेक्निकल टीम कोई बंदा हो तो वो मेरा गाना अगर एक बार देखेंगे तो लिरिक्स वगैरह उनको पसंद आएगा तो शायद हो सकता है मेरे गाने का मुझे एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए. सर, ये अभी की जो फिलहाल का जो कंडीशन अगर सामने अगर रखते हैं तो मीडिया में इतने प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो चुके हैं जैसे कि रील्स है, फेसबुक है, यूट्यूब है, शॉर्ट्स है, सब कुछ इसमें शामिल है. अभी जो है ना बच्चों को है ना अपने घर में बैठ के कहीं जाने की जरूरत तो नहीं. हाँ, अपने घर में बैठ के इनको कहीं पे कौन से भी सिटी या 7 समंदर पार पहुंचने का जो ताकत जो मीडिया ने दिया है उस टाइम पे कम था. हाँ. तो फिजिकल चीज़ें यानी कि सीडीज कैसेट्स वगैरह जो चलते थे तो हमको क्या करना पड़ा था, मैनुअल डिवाइस से काम चलता था. तो मैनुअल डिवाइस रहने की वजह से वहाँ उनके पास ये सिंगल जो ईपी यानी एल्बम और सिंगल यानी एक
सिंगल सॉन्ग जो अभी अपलोड होता हाँ, है, नॉर्मली एखादा कोई मूवी रहेगा तो उसका एक ही सिंगल सॉन्ग अभी अपलोड किया जाता है। अगर समझ लीजिए कोई ये कुछ भी ये रहेगा तो शॉर्ट्स और सिंगल का जमाना भी है। हाँ। पहले क्या रहता था, एल्बम एल्बम यहाँ पे रिलीज होते थे पूरे एक फिल्म में अगर रिलीज करना है तो उसके 5 गाने रिलीज करने पड़ते थे एक साथ। एक साथ। और जब उनको ये जब एल्बम्स वगैरह रहते हैं तो उनको 8 या 10 गानों का एल्बम का ये करना पड़ता था। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया कि उन कंपनी में विजिट किया और उनको उनका जो भी ये था पेशेंस के साथ उन्होंने बोला कि 8 दिन के बाद हमको टाइम मिलेगा, 10 दिन के बाद टाइम मिलेगा। मैंने वेट किया। क्या बात है। हालांकि मुझे अगर खाना नसीब नहीं हुआ तो भी मैंने ऐसे ही दिन गुजारे, लेकिन उनका फॉलोअपिंग लिया कि आपने बोला था कि अगले मंडे आना है आपको, तो मैं अगले मंडे आपका वेट कर रहा हूँ सर कि मुझे आपके यहाँ से गाना रिकॉर्ड करना है। ऐसे शुरुआत हुआ सर मेरी जिंदगी का। तो बहुत है, काफी दिलचस्प आपका यहाँ पे जो भी सफर रहा है। Yes, sir. तो जिंदगी में ऐसे मकाम आते हैं जहाँ से अपने लाइफ को टर्निंग पॉइंट मिलता है। बिल्कुल। ऐसी कौन सी टर्निंग पॉइंट है जो जिन्होंने आपको इस फील्ड में आने के लिए मोटिवेट किया? ऐसी कौन सी टर्निंग पॉइंट है आपके लाइफ में? टर्निंग पॉइंट है ना सर, एक्चुअली हुआ ऐसे कि मैं 12th के बाद दयानंद कॉलेज जो है अपना शोलापुर का, तो वहाँ पे मेरा स्टडी हुआ, 12th कंप्लीट किया मैंने। मैं भी वहाँ से आता हूँ। यस थैंक यू। बहुत अच्छा कॉलेज है सर। और वहाँ पे सर ये कल्चरल के लिए बहुत अच्छा ये भी है। और उस तरह का माहौल वहाँ पे है, माहौल वहाँ पे है। कल्चरल डिपार्टमेंट। तो हाँ, एक बार वेलनकर हॉल जो है ना, वहाँ पे कुछ फंक्शंस वगैरह अरेंज हुए थे। तो वहाँ पे कुछ सेलिब्रिटी भी आए थे। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस तरफ थोड़ा सा ये करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए, क्योंकि मैं लिखता हूँ गाने ये करता हूँ, तो मुझे खुद को आजमाना अपने चाहिए। आप को थोड़ा सा यहाँ पे देखना जरूरी है। तो मुझे फिर भी दिल में एक ऐसा ये था कि मुझे नहीं LLB करना है मुझे। और कन्नड़ 10th तक कन्नड़ हुआ और 10th के बाद मराठी 2 साल में 11th और 12th पूरा मराठी था मेरा। बिल्कुल एकदम चेंज हुआ था मेरे इसमें, क्योंकि ना मराठी को समझना, मराठी बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है सर और बहुत डीप भी है। और उतना ब्यूटीफुल लैंग्वेज भी वो मराठी है। तो स्टडी किया, 12th कंप्लीट हुआ, मुझे LLB करना था। तो थोड़ा घर से मुझे इतना सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि बहुत इसका सिचुएशन था, फाइनेंशियल पुअर कंडीशन हो गई, फाइनेंशियली नहीं था कंडीशन। तो उसके वजह से मुझे मेरे अंदर जिद था कि करूँगा तो LLB, नहीं तो कुछ भी नहीं करूँगा। तो फिर बाद में घर वाले बोले कि एक्सटर्नल BA करना है या फिर कुछ जॉब वगैरह करके तो अपना ज़िंदगी को ये करना है, एजुकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने बोला अगर एक्सटर्नल BA ही करना है तो शोलापुर में रह के क्या करूँगा मैं। तो मैं डायरेक्टली बैंगलोर का ट्रेन पकड़ के बैंगलोर निकल गया। वहाँ से जो टर्न हुआ सर मेरा लाइफ, तो एक गाना जो अल्टीमेट हिट हुआ उस टाइम पे 2008 की बात है। तो उस गाने के बाद बैक टू बैक मुझे इतने ऑफर्स मिलने लगे म्यूज़िक कंपनियों के तरफ से। तो बहुत सारे गाने ऐसे देखते देखते मार्केट में CDs कैसेट्स लाखों में सेल होना शुरू हो गया। तो एक स्पिरिट अंदर जाग गया कि तो हम भी कर सकते हैं। इसको मुझे ये जिंदा रखना है। हाँ, और इसको ही मेरा प्रोफेशन करना जरूरी है। बाकी एजुकेशन वगैरह एक्सटर्नल किया, डिग्री कंप्लीट किया सर। और टेलीविजन में भी काम किया मैं। जी कन्नड़ा जो है उस टाइम पे एक्चुअली वहाँ पे क्या करते थे आप? रिसेंटली लॉन्च हुआ था जी कन्नड़ा, 2007 और 8 की बात है। तो उस टाइम पे जी कन्नड़ा चैनल जो है ना, एक्चुअली ऐसे ही अभी जो जनता राज्य जो चैनल आप अभी जो अपने जितना स्पिरिट से आप शुरू किया लाइक सेम जो मुझे वही जी कन्नड़ का याद आ रहा है मुझे। तो उस टाइम पे वो जो चैनल शुरू हुआ तो वहाँ पे मैं कंटेंट हेड का डिपार्टमेंट में मुझे काम करने के लिए मौका मिला। तो काम कर रहा था, लेकिन घर से एक अटैचमेंट भी रहती है सर। मुझे बार बार घर का याद आता था, जाना पड़ता था, याद आता था। तो मुझे ये चैनल का काम कैसा है सर, वो एक बार अपने आप को इन्वेचार कर दिया तो आप चैनल के कमिटेड रहना पड़ता है। तो बार बार आप अगर ये रहेंगे तो दिक्कतें आ जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपनी भी एक इमेज होती है वहाँ पे। वापस मुझे छोड़ना पड़ा और वहाँ से बॉम्बे गया। और बॉम्बे में टी सीरीज कंपनी में मुझे आशिकी 2 एक जो फिल्म बहुत
Famous film, 2011-12 का ड्यूरेशन में जो चल रहा था, जो दौर चल रहा था, बहुत हिट फिल्म है। बहुत हिट फिल्म है। तो एक ही दिन ऐसे ही थिएटर में बैठा था कि क्या फिल्म बनाया और क्या गाने हैं फिल्म के। ऐसे म्यूज़िक के साथ अगर कोई मुझे लिरिक्स का ऑफर मिला तो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा। ऐसे सोच रहा था मैं मूवी देखते समय। तो उस समय आई थिंक आशा टाकीज में मूवी लगी थी। तो मूवी देखते समय मुझे लगा ये फिल्म का गाना बहुत खूबसूरत लिखा है लोगों ने। तो मुझे डायरेक्टली वहाँ से ऑफर मिला कंपनी से कि आशिकी 2 के मूवी जो है एक बहुत ही हमारे शोलापुर के बहुत बड़ी हस्ती है। तो उनके थ्रू वहाँ पे मुझे एक जाने का मौका मिला कि भाई आप गाने लिखते हो कन्नड़ में, तो टी सीरीज में कन्नड़ गानों की डिमांड है। वो बोल रहे हैं कि आशिकी 2 गाना ये कन्नड़ में कन्नड़ में ट्रांसलेट करना है उसको, वर्जन कन्नड़ वर्जन बनाना है। तो मैं गया और वहाँ पे मुझे उनके तरफ से एक अच्छा रिस्पांस मिला। मेरे गाने पहले वो 4-5 दिन तक लिख के देने के बाद रखे थे, ऐसे वेटिंग पे रखे थे। वो वेटिंग इसलिए था कि वो सही है या नहीं चेकिंग कर रहे थे, चेकआउट कर रहे थे। ये गाना जो है टी सीरीज एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबल चैनल है और वो लोग अगर कोई वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद ही रिलीज करते हैं। हाँ, तो मुझे कॉल आया कि आपके गाना सिलेक्शन हो चुका है और आपके गाने का रिकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं। तो मैं वापस गया से बहुत खुश हुआ, क्योंकि मेरा सपना था थिएटर में बैठ के, जब मैंने सोचा था कि इस ऐसे मूवीज में और इस जिसके बारे में सोचा था इसमें अगर मेरा लिरिक्स हो तो वो लिरिक्स मुझे कन्नड़ में करने का मौका मिला। तो बहुत ही ब्यूटीफुल गाना मुझे लिखने के लिए मिला। तो वो सक्सेस हुआ। उसके बाद आशिकी 2 से लेके क्रिएचर वो भी मूवीज में से बहुत अच्छे गाने हैं उसमें से। बहुत से बैक टू बैक एक हिट मूवीज जो उनके थे, बॉडीगार्ड, सभी मूवीज में मुझे कन्नड़ का वर्जन करने का मौका मिला। तो उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगने लगा क्यों ना मैं अपने खुद का एक म्यूजिक कंपनी को लॉन्च करने का क्या बात है, दिमाग में एक प्लान आया मुझे। तो गाने सुनते रहा या यूट्यूब में उसके रिस्पॉन्स देखता रहा। तो मैं इतना आर्टिस्ट हूँ, सिंगर हूँ, कंपोजर हूँ और मैं इतना सब कुछ करता हूँ, तो मुझे छोटा सा एक कंपनी एक अपने लिए शुरू करना चाहिए। खुद के लिए करना पड़ेगा। उसमें भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं सर। उसका रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो बॉम्बे में मैं लगातार जब भी मुझे टी सीरीज का काम आता था, जैसे कि उनके तरफ से कॉल आता था कि तुमको लिखने के लिए सॉन्ग, ये गाना 2 गाने लिखने आपको और बॉम्बे आ जाओ। जब मैं बॉम्बे, क्या वो आपको थीम देते थे या फिर ऐसे ही बनाने के लिए? नहीं, वो सिर्फ मुझे सॉन्ग भेजते थे, मेल करते थे मुझे और इसके ऊपर तुमको लिखना है कन्नड़ में। और मैं सोचता था कि जो गाना ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है उसका एक जो थीम है, तो कहीं ना कहीं उसको भी ये होना चाहिए, उसका रिलेट होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। बहुत ही मैटर करता है को ये भी करना जब भी आप ट्रांसलेट करते हैं। हाँ, उसका जो भी अर्थ होता है, हाँ, मीनिंग वो भी नहीं छूटना चाहिए हाथ से, नहीं छूटना चाहिए, वो उसको रिलेट होना चाहिए ऐसे, ऑब्वियसली सर। तो किया, फिर मेरा म्यूजिक कंपनी का ट्रैवल भी शुरू हो गया, वहीं से शुरू हो गया। हाँ, तो पिताजी थे उस टाइम पे 2012-13 तक, ये एंडिंग तक मेरा वर्क चलता रहा। तो 13 एंड यानी कि जो दिसंबर एंड को 31 को अगर उनको हॉस्पिटल में दाखिल किया, तो जनवरी 1 2014 को पिताजी ये देहांत हो गया उनका। तो फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत मैं इसमें, उनका कैसा सपोर्ट रहा आपके लिए, आपके करियर वो मेरे लिए बिल्कुल, मेरे लिए ना सर गॉड फादर और गुरु सब कुछ वही थे। क्योंकि जब भी मैं गाना लिखता था तब ये गाना वो सुनते थे, डिवोशनल हो या कुछ भी हो, जो गाने तो वो सुनते थे। पहले मैं सिर्फ उनको सुनाने के लिए नहीं लगाता था, जस्ट मैं आके वो ये गाना कंप्लीट किया रिकॉर्डिंग और इसको मुझे सिस्टम में सुनना है अपने घर में बैठ के। जब मैं इसको ऑन करता था वो समझ जाते थे कि बैंगलोर गया था तो ये गाना रिकॉर्ड करके आया है और ये गाना इसका नया गाना है। तो जब वो पूरा सुन के बेटा वापस लगाओ इस तरह से अगर मुझे बोलते, तो मैं समझ लेने का कि ये हिट सॉन्ग इनको पसंद आ जाएगा या फिर आ गया है, पूरा पब्लिक के दिल में उतर जाएगा, ऐसे समझता था। वो आपके फर्स्ट लिसनर थे। यस, वो जब भी सुनते थे कुछ गाने को सुन के फिर वापस वो बोलते थे नहीं रिपीट। क्या बात है। और जो मैं समझ आता था कि ये फेल जाएगा, मेरा पैसे लॉस जाएगा,
और जब वो सुन के वापस मुझे बोलते थे कि बेटा और एक बार लगाओ, तो क्या बात है। खत्म। उस टाइम पे समझ आता था, जैसे आपके हेड बहुत ही अच्छा रोल रहा है पिताजी का। अभी हाल ही में सिद्धरामेश्वर जो अभी यात्रा जो हाँ। शुरू होने वाला है जनवरी का, तो सिद्धरामेश्वर जो भगवान के ऊपर मैंने बहुत सारे गाने लिखे सर, बहुत हिट सॉन्ग्स भी है। क्या बात है। और इवन जो अभी जो 2-3 दिन से अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको, और अभी शूट भी चल रहा है गाने का। तो वो गाना जैसे आपके जो हेड है सर जो है उनको सुना है, तो सुनने के बाद ये चलेगा बोले, वैसे ही मेरे पिताजी का एक नेचर था, तो उनका सपोर्ट बहुत रहा सर मुझे। अभी आप अभी फिलहाल कौन सा काम कर रहे हैं, कौन कौन से आपने प्रोजेक्ट लिए हाथ में? सर अभी फिलहाल मैं एज अ प्रोड्यूसर मराठी के एल्बम्स हैं बहुत सारे, जिसके ऊपर अभी शूट वगैरह चल रहा है, कुछ गाने शूट हो चुके हैं। और जो शोलापुर के बहुत अच्छे जो सिनेमाटोग्राफर्स हैं, एडिटर्स हैं, या सर मुझे मेरा एम बड़ा एम क्या है कि शोलापुर सिटी जहाँ मेरा नेटिव प्लेस है, मैं जहाँ मेरा एक जिले का एक गांव में मेरी जन्म हुई है, तो मेरा यही ये थीम है कि दिल में कि सोलापुर से ज़्यादा कलाकार लोगों को हमको उसमें से काम देने के लिए काम देना है और उनको पार्टिसिपेट करना है। यस, उनमें वो चीज़ लाना है जो मुझे बाहर ढूंढने के लिए मुझे भागदौड़ करना पड़ा, जो मुझे हजार किलोमीटर जो दूर स्ट्रगल करना पड़ा आपको। हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जो कलाकार लोग हैं, तो उनको थोड़ा सा मेरे वजह से वो सपोर्ट मिले, यहीं पे काम मिले। तो ये थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना, ये कन्नड़ में एक ये है आड़ुली सेवे, यानी कि जो खारुताई बोलते हैं ना, खारुताई का जो भी हिस्सा होता है उतना होना चाहिए, जो मैं करना चाहूँ। काफी अच्छी सोच है आपकी। सर आपने बहुत सारे हिंदी के गाने कन्नड़ में उनको ट्रांसलेट किया, ऐसा कौन सा गाना है जो आपको ज्यादा पसंद है? मुझे बॉडीगार्ड का गाना बहुत पसंद। कौन सा गाना है? गा के सुनाओ। नन्ना निन्ना निन्ना नन्ना ಪ್ರೇಮ ಕವಿತೆ ಅತಿ ಮಧುರ ಎರಡಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಗೆ ಬಣ್ಣಿಸಲಿ ಹಗಲು ಇರುಳು ಇರುಳು ಹಗಲು ನಿನ್ನಯ ನೆನಪಲೆ ಬದುಕಿರುವೆ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾ ಹೇಗೆ ನನ್ನನು ನೆನಪಿಸಲಿ। क्या बात है। यानी कि म्यूजिक कंपोजिंग जो भी है उसी ढंग से आपने उसे कंपोज किया गया है। सर ये मीटर राइटिंग जो रहता है, जो उतना ही इसमें म्यूजिक का जो मैच होना चाहिए, शब्द को जोड़ना पड़ता है, ये बहुत हार्ड चीज। इसके लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। मैं भी जब भी पढ़ता हूँ इंग्लिश का या फिर एनी लैंग्वेज में अगर जो होता है उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है ओरिजिन, या फिर ओरिजिन का अनदर भाषा में उसे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना पड़ता है। इसके लिए आपको खुद को भी पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल। उस टाइप के जो भी वर्ड्स होते हैं स्टडीज करने पड़ते हैं। हाँ, उसके उन शब्दों के बारे में आप क्या सोचते हैं? नए शब्द सर, जितना आप अभी एक्चुअली बुक्स का पढ़ना बंद हो चुका है लगातार, बहुत सारे इसमें अभी टेक्नोलॉजी में रील्स देखते हैं, इसमें वो बिजी टाइम अपना ये करते हैं, स्पेंड करते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर एक अच्छा लिरिक राइटर अगर उसको बनना है, या फिर एक लोगों को एक अच्छे मैसेज देना है, और ये अच्छा एक गीत जो लोगों के दिल में अगर ये करना है, तो उसको बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है सर। क्योंकि विदाउट जो तो अपने पास डिक्शनरी होनी चाहिए उस टाइम। बिल्कुल सर, नए शब्दों का रचना जरूरी है। और हमको भी पता चलना चाहिए कि कौन सा वर्ड कहाँ पे ज्यादा फिट होता है, और मीनिंगफुल भी होना चाहिए। मैं मैं डिसीजन तो नहीं दूंगा, या फिर मैं उसमें बहुत माहिर हूँ ऐसे नहीं बोलूँगा, लेकिन पहले के जो गाने रहते थे उसके मुकाबले अभी के जो गाने हैं तो बहुत डल है। उनके हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, इसलिए तो बिल्कुल नहीं। वो लिरिक्स क्यों, उन लोगों का स्टडी बहुत था। उस टाइप के वो वर्ड्स भी चूज करते थे। उसमें बहुत मीनिंग होते थे, वहाँ पे हार्ट टचिंग होता था सब। आपकी जिंदगी में आपका इतना सफर रहा है, सबके लिए मोटिवेट रहा है, तो आपकी ज़िंदगी में यूट्यूब का क्या महत्व रहा है, क्या बोलेंगे उसके बारे में? सब यूट्यूब तो मैं ये बोलूँगा कि मैंने वो सभी जो दौर है वो देखा है ना, मेरे जितना मुझसे जो आपने वो पुराना दौर भी देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे जो दिग्गज लोग भी है ये जानते हैं इस बात को, कि एक फिजिकल जो कैसेट्स और सीडीज पेनड्राइव जो चीज़ें थे, ये सभी
चीज़ों में बहुत सारा वक्त जाता था और इन सभी चीज़ों में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी जाता था और टाइम भी बहुत जाता था इसमें यहाँ पे। बहुत टाइम भी जाता था। वक्त मैं बोला ना आपको कि वक्त बहुत जाता जाता था, है इसमें से। पैसा भी बहुत जाता था, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका ये भी मिलता था। जैसे कि आज के दौर में ना यूट्यूब एक भगवान के जैसा है फिलहाल के कंडीशन में। वो इसलिए कि बहुत सारे कलाकारों की ज़िंदगी को संवारने का काम किया है। अभी कंडीशन ऐसा है सर कि एक पर्टिकुलर स्टोर्स जो रहते थे उनको जाके मिलके उनके पास ही अपनी ज़िंदगी को एक संवारने का मौका कलाकार को उस टाइम पे मिलता था। लेकिन आज ऐसा कंडीशन है सर, आपके अंदर टैलेंट है तो यूट्यूब ने डायरेक्टली बोल दिया कि यू प्रूव योरसेल्फ, यस। तुमको किसी का हेल्प लेने की जरूरत नहीं, तुमको यही कंटेंट के ऊपर काम करना है, ऐसा ही बिल्कुल नहीं। उसने एकदम खुल के क्लियर कट फ्री हैंडेड रख दिया आपको, कि जो भी तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है आप उसे एक्सपोज कर सकते हैं। हाँ, चाहे सर वो न्यूज डिपार्टमेंट हो या एंकरिंग एंटरटेनमेंट हो, या स्पोर्ट्स हो, एंटरटेनमेंट हो, एग्रीकल्चर हो, ज्योतिष हो, या जो भी फिर है। कोई मेडिसिन के बारे में हो या ज्ञान हो, नॉलेज हो, टेक्निकल हो, मोटिवेशनल ऐसा भी है चीज नहीं है जिसपे वो सेक्टर नहीं है, ऐसा नहीं है। सभी सेक्टर को कवर किया है। तो उसका आपको बेनिफिट किस तरह से लेना है, दोनों चीजें हैं सर। अभी लाइट है तो लाइट का हम बेनिफिट उसको प्रकाश में लाके उसका डेकोरेशन में करके उसको खूबसूरती में ब्यूटीफुल करने का हम लोग ये करते हैं सर। लाइक उसी तरह यूट्यूब जो है ना, आप अपने जिंदगी को पॉजिटिव करने के लिए कितना उसको यूज इस्तेमाल करना चाहिए उतना कम है सर। आपका सफर यूट्यूब के साथ बहुत रहा है। बिल्कुल ऐसे होते हुए भी यूट्यूब के लिए जो भी कंटेंट आप बनाते हैं जी, क्रिएट करते हैं जी, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? किस तरह का यहाँ पे कंटेंट होना चाहिए? सर कंटेंट जो है बेसिकली मैं ये बिल्कुल बोलना चाहूँगा कि आपका कंटेंट जो है ना एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहना चाहिए और आप पब्लिक को कुछ उससे बेनिफिट देना चाहिए। और यूट्यूब की जो पॉलिसीज़ है उस पॉलिसीज़ को ध्यान में रख के उसको काम करना चाहिए। और वीडियो जो भी है जितना क्लैरिटी रहेगा, क्वालिटी भी रहेगी, क्वालिटी रहेगा और जितना आप उसको उसका डिवाइस जो है आजकल एडवांस जो बोलते हैं, एडवांस जो है सर, आजकल क्या करते हैं मोबाइल में एडिट करके उसको अपलोड करते हैं, उसकी क्वालिटी नहीं होती। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप डेस्कटॉप यूज करो ज़्यादा और उसका क्वालिटी में डेप्थ आएगा। उसको यूट्यूब क्या करेगा, उसको और ज़्यादा प्रमोट करेगा। ये चीज़ें हैं। और आपका टाइटल और टैगिंग ये भी बहुत मैटर करता है। यस सर, क्योंकि वो ही समझ में आता है कि आप लिखते कैसे हो। वो कैप्शन बोलते हैं उसे, हाँ, टैगलाइन बोलते हैं, यूट्यूब में एक फिंगरप्रिंट नाम का एक काम करता है, तो उसका एक ही टेक्निक है। तो कंटेंट कितना क्वालिटी का है उसको आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई करने के लिए उसको बैकएंड पे उसको ये सेटअप किया गया है यूट्यूब के कंपनी की तरफ से। तो ये मेरा कहना यही है कि आप जितना अच्छा प्रेजेंट करोगे अपने आप को उतना आपको सपोर्ट करेगा। अभी आपने ये नहीं करेंगे कि कर्नाटक के कुछ जिले में और कुछ गांव में कुछ ऐसे लड़कों ने एक रेवोल्यूशन किया यूट्यूब के थ्रू। भले उनके कंटेंट में थोड़ा सा क्वालिटी कम है सर, मैं मानता हूँ। जो एक बड़ी लेवल पे मूवीज वगैरह बनाने की उनकी ये नहीं थी, लेकिन जो शुरुआत किया उन्होंने, आप यकीन नहीं करेंगे, मंथली 10 लाख रुपीस तक का इनकम जो है ना सिर्फ कॉमेडी वीडियोस वगैरह बना के एंटरटेनमेंट के लिए उनको काफी वायरल हो रहे हैं वो बच्चे, हमने भी देखा है ऑब्वियसली सर। क्योंकि ना उनको यूट्यूब का बेनिफिट उस तरह से मिला सर। तो प्लेटफॉर्म उस तरह से प्लेटफॉर्म है सर ये, इसको जब तक है तब तक इसको ये करना बहुत अच्छी बात। आपने तो क्या करना चाहिए इसके बारे में आपने यहाँ पे बातचीत की, क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में क्या बोलेंगे सर? यूट्यूब के रिगार्डिंग अगर समझ लीजिए कि आपको जितना ज़्यादा नॉलेज और जितना ज़्यादा एंटरटेनमेंट से रिलेटेड या म्यूज़िक हो, मूवीज़ हो, या फिर कोई अच्छे कंटेंट हो, या कोई समाज को प्रबोधन करने वाली कोई चीज़ हो तो उसको प्रेजेंट करो। मंदिर है, जो भी अच्छाई के बारे में जो स्पीच है, या फिर कोई स्टडी का जो भी पब्लिक वेलफेयर जो भी है का वो काम आप बेशक करो। और न्यूज़ के थ्रू तो इतना बेहतरीन काम होता ही है
क्योंकि सर आजकल हर जगह पे टीवी तो अवेलेबल नहीं होता, नहीं है, हाँ। तो मोबाइल के थ्रू यूट्यूब से जो है ना कुछ न्यूज़ वगैरह जो है ना इंसिडेंटली और इंस्टेंटली जो जगह पे उनको न्यूज़ मिलता है उसका भी बेनिफिट जो है ना फ़ायदा होता है। तो इस तरह से उसका बेनिफिट होना चाहिए। बस जो है ना रॉन्ग चीज़ों को दिखाने के लिए, या फिर कोई रास्ते पे कहीं पे कुछ एक्सीडेंट हुआ या फिर हाँ जो भी जो चीज़ें जो पॉलिसी के खिलाफ है उस कंटेंट को मत दिखाओ। उनको सिर्फ कुछ न्यूज़ चैनल जो वालों violence को उसका जो, परमिशन है। और दूसरी बात है वो न्यूज़ चैनल वाले भले बात जानते हैं वो चीज़ भी को है। कि किस तरह से दिखाना चाहिए। कुछ मेरे पास ऐसे ही लोग आए थे कि मेरा चैनल अचानक ब्लॉक हुआ सर, क्या करना चाहिए? मैं बोला उसके कि नॉर्म्स क्या आपने है? कुछ कंटेंट जो है ना पॉलिसी के खिलाफ चल क्रिएट रहा है, किया है। तो लाइक वो चीज़ें जो है ना जानकारी बहुत जरूरी है सर। उसके बारे में झगड़ा सोचना चल रहा है उसको शूट करके अपलोड करना, ये चीज़ें नहीं करना चाहिए बस। तो इस फिलहाल अभी जो भी नए कलाकार होते हैं, जो एक्टर होते हैं, जी या फिर किसी को कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है, जी यूट्यूब पे अपलोड भी करेंगे, सब कुछ हो जाएगा। जी आप यूट्यूब पे काम करते हैं तो आप जल्दी वायरल नहीं हो जाएंगे, आपको स्ट्रगल वेट करना पड़ा है, बिल्कुल सर। पेशेंस आपके पास होना चाहिए। तो ऐसे नए बच्चों को आप क्या क्या कहना पसंद करेंगे? ये बहुत इम्पोर्टेंट सर, ये जो क्वेश्चन आपने किया ना ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हर एक के मन में ना ये जो है ये क्वेश्चन रहता है कि मैं लगातार 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया मैं काम कर रहा हूँ लेकिन चैनल जो है ना ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो उसका रीज़न ये है सर, ये फॉलोपिंग जो कंटिन्यूटी बोलते हैं उसको। हाँ। अभी आप एक कंटेंट जो कर रहे हैं और कौन से लैंग्वेज में कर रहे हैं, कौन से एक सेक्टर में कर रहे हैं। हाँ, सेक्टर में नहीं, एक लैंग्वेज है, एक सेक्टर है और एक थीम है। सही ये है। 3 चीजें बहुत मैटर important करती है। है। आप अगर बीच बीच में अचानक कोई एंटरटेनमेंट का ये कर रहा है और अचानक आप उसी चैनल पे आप दूसरा कुछ सीरियस डाल रहे हैं, नहीं वो एंटरटेनमेंट रिलेटेड Related है। चलेगा। हाँ। लेकिन सब्जेक्ट अचानक चेंज हो जाएगा तो हाँ, जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, ट्रैवलिंग के बारे में बता रहे हैं आप। हाँ। उस जो ब्लॉग्स बना रहे हैं तो ब्लॉग्स में जो है ना वो ट्रैवलिंग का ही आप बताओ। तो आप उसको ट्रैवलिंग को छोड़ के अचानक उसमें आप कुछ एजुकेशन के बारे में बताना शुरू करेंगे तो वो मैच नहीं करेगा सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मैच नहीं होना चाहिए। एक सब्जेक्ट में यानी कि कंटेंट जो भी है वो फिलहाल वो कंटिन्यूटी वही है, उसी को रिलेटेड लेके जाना चाहिए। यानी कि आपके व्यूअर्स उस टाइप के होते हैं। आप ट्रैवल का करना चाहिए, आप फूड का कर रहे हैं अब तो फूड का ही करना चाहिए। आप एंटरटेनमेंट बेस लिखा है तो उसका ही करना चाहिए। अभी मेरा म्यूजिक है तो म्यूजिक का ही वो उसमें वर्क रहना चाहिए। अगर मूवीज वगैरह करता हूँ तो म्यूजिक के चैनल पे अपलोड नहीं करना चाहिए। मैं वो आप बोलेंगे म्यूजिक भी सेम एंटरटेनमेंट है, मूवी भी एंटरटेनमेंट, नहीं सर। तो दोनों का अलग अलग सेक्टर करना चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाएगा और वो विजिटर को भी इजी पड़ जाएगा कि उसको उसी की तरफ मैं आना चाहता था। और दूसरी बात सर, जो आपका महत्वपूर्ण जो सवाल था उसमें कि मेरे सब्सक्राइबर और मेरे व्यूअर्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, तो उसका रीज़न ये है। आप अगर समझ लीजिए कि हफ्ते में 1 बार वीडियो डालते हैं तो हफ्ते में 1 ही बार वीडियो डालो। आप अगर रेगुलरली सुबह में 6 बजे एक वीडियो लाइव कर रहे हैं तो हर दिन सुबह 6 बजे लाइव करो सर। आप अगर समझ लीजिए सुबह में 6 बजे एक वीडियो लाइव कर रहे हैं, शाम को 6 बजे एक वीडियो लाइव कर रहे हैं, तो दोनों का टाइमिंग और वापस करके आप रिलीज करो। अगर आपसे टाइम नहीं हो रहा है, आप कहीं पे बिजी हैं, आपके पास कंटेंट है लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है, तो आपको वहाँ पे एक डिवाइस दिया है, पब्लिश जो बटन है उसके नीचे शेड्यूल्ड वाला जो बटन है उसके ऊपर क्लिक करना है और आपको है ना 1 महीने तक का आप कम से कम 15 जो 2 दिन में एक गाना आप अपलोड करना चाहते हैं वहाँ पे स्टॉक करके 1 महीना आप नहीं है यूट्यूब के उस चैनल पे विजिट नहीं कर रहे तो आप शेड्यूल करके रखिएगा, टाइम लगा के रखिएगा, वो एग्जैक्ट उसी टाइम पे वो लाइव होगा, रिलीज हो जाएगा। हाँ, के साथ चैनल को हेल्दी रहेगा। लेकिन आपका कंटेंट वहाँ पे रखना चाहिए, ऐसा कंटेंट आपका अपलोड वहाँ पे स्टॉक होना चाहिए, स्टॉक करना है, स्टॉक करके रखना है, शेड्यूल रख के रखना है। यस सर, डिस्क्रिप्शन भी लिखना है, सब कुछ रेडी रखना है, थंबनेल के साथ और आपको करना कुछ नहीं है, बस शेड्यूल के बटन शेड्यूल्ड के ऊपर आप 23 है, 24 है, 25 तारीख है, 26 तारीख है, 27 तारीख है, उस सभी तारीख जो जितना आपने वीडियोज ये किया 15 दिन का जो वीडियो का शेड्यूल बनाओ, टाइमिंग सेट करो और उसी टाइम पे ऑटोमेटिक लाइव होगा, उससे चैनल का हेल्थ बढ़ेगा। हाँ, वो भी बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे बताई। रील्स के बारे में क्या बताएंगे? अभी तो बहुत काफी उसका जमाना चल रहा है। रील्स एक ऐसा सेक्टर है सर, रील्स जो है आपको 2 तरीके का फायदा करके देता है। नंबर 1, आपका जो बड़ा वाला जो वीडियो है यूट्यूब चैनल पे, तो उस चैनल को
पहुंचाने का काम, यानी कि Like जो है प्रोमो का काम करता है। प्रोमो का काम करता है। वो विजिटर्स को है ना, रील्स जो है, ज्यादा विजिटर्स रील्स में बिजी रहते Highlights ढूंढने के हैं, वजह तो से। वहां पे जाके उनको आपके चैनल तक लेके आने लेके आने का काम वो रील्स करता है। Engage उसका रखने का काम या फिर engage promote रखने करने का, हाँ। उसका एक बेनिफिट है। और रील्स को, शॉर्ट वीडियो को, हाँ। उसका एक अपना कि अपना एक रेगुलर साइज उनका शो है। पेमेंट मिलता है उसको भी। हाँ। आप अगर समझ लिए रील्स में आपका 1 मिलियन 2 मिलियन क्रॉस Viewers करके वगैरह जा रहा है होते व्यूवर, तो उसका भी जो एडिशनल रेवेन्यू है वहाँ पे जमा होगा, जो दिखाएगा, जो फुल वीडियोस का लेंथ का रेवेन्यू और शॉर्ट वीडियो का रेवेन्यू भी वहाँ पे शो करेगा। और इसके साथ साथ सर, जो और एक बात है कि आपका कोई रील्स हाँ। या फिर आपका कोई डायलॉग हाँ। जो हिट हुआ, हाँ पब्लिक में बहुत उसका ये चल रहा है चर्चा, हाँ हाँ तो एक बेसिकल कैसा है कि फेसबुक का एक जो ये है कंपनी है, हाँ। तो उसको कैचअप करते हैं। कैच करती है। और वहाँ पे उनको आप अगर अपने तरीके से रजिस्टर्ड कर लिए, हाँ तो उस वीडियो का जो नीचे 100 के ऊपर अगर रील्स बनेंगे, हाँ, तो 200, आपको उसके 300, benefit- 500, क्या 1000, बात है? 2000 जो रील्स बनेंगे उसी रील्स के ऊपर ओरिजिनल एक उसी डायलॉग के नीचे। हाँ यस, तो उसका रेवेन्यूू शुरू होता है वहाँ पे। एक इसका प्लस भी है। बहुत अच्छा, अच्छी बात आपने यहाँ पे बताई। Yes. ये सब होते हुए यूट्यूबर्स के यानी कि उनके बारे में, जी मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं है लेकिन व्यूअर्स बहुत है, जी, तो यहाँ से चैनल की ग्रोथ होती है या फिर क्या क्या बेनिफिट्स है? आपको करना कुछ नहीं सर, कि आपको थोड़ा सा ऑडियंस के लिए हाँ। कुछ आप लाइव जाना जरूरी होता है। आपको सब्सक्राइबर्स अगर बढ़ाने हैं तो ऑडियंस को लाइव जाना है, आप ऑडियंस से बात करना है आपको। जब आपकी व्यूअरशिप की तरफ आप जा रहे हैं, हाँ व्यूवर्स बढ़ रहे हैं और आपका कंटेंट अच्छा है, ये क्लियर हो चुका है। क्या होता है सर, आजकल क्या है कि आपको थोड़ा ये लगेगा, फिर भी मैं बोलता हूँ, पेपर को खरीद कर, हाँ 2 रुपए हो या 4 रुपए हो, पेपर को कैश करके खरीद कर पढ़ने वाले से कम ज्यादा एक पेपर लिया है उसको 100 लोग सिर्फ लेके पढ़ के वापस देने वाले बहुत है। वो भी है, यानी कि परचेज करना या फिर इसमें एक्चुअली सब्सक्राइबर करने के बाद, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद उनको कुछ लॉस नहीं होने वाला है। हाँ, वो भी है। या फिर उनको को बहुत कोई बड़ा पे नहीं करना है, benefit भी, वो तो बेसिकली उसको फ्री रख दिया है। हाँ। लेकिन क्या होता है, 100 लोग वहाँ पे विजिट करते हैं वीडियो हैं। देखने के लिए, उनको वीडियो का कंटेंट और सब्जेक्ट चाहिए। हाँ। लेकिन जो कंटेंट जिसने क्रिएट किया है, कंटेंट ओनर जो है, उसको हम क्या करना चाहिए कि बेसिकली अपने दिल से थैंक्स बोलने के लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है, उसके लिए मोटिवेट होता है। तो मोटिवेट होता है और इस तरह के और अच्छे वीडियोस वो आपके लिए प्रेजेंट करेगा। इसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट, इग्नोर जो करते हैं ना, वो चीज जो है ना, थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम होना चाहिए। हाँ। और सब्सक्रिप्शन करना चाहिए जो भी व्यूअर्स होते हैं, क्रिएटर को है ना एक ताकत मिलती है। अगर आपको कोई बात अच्छी लगती है या फिर कंटेंट अच्छा लगता है, तो कलाकार को अगर क्लैप अगर करेंगे तो बोलेगा कि इससे अच्छा और मैं लिखूंगा। अगर आप क्लैप ही नहीं करेंगे तो बोलेगा कि लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है शायद। तो इस तरह का होता है। तो सब्सक्रिप्शन यानी कि जो व्यूअर्स है वो सब्सक्रिप्शन के हिसाब से अपना फीडबैक देना चाहिए। यस, सब्सक्रिप्शन वो कंटेंट यूट्यूब कंटेनर के लिए, कंटेंट के लिए अच्छा है। सब्सक्रिप्शन पे बटन पे आप अगर बटन दबा के रख देंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। सब्सक्रिप्शन करने के बाद उसको ऑल एक ऑप्शन आता है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जितने भी जनता राज्य चैनल जो भी है उनका नोटिफिकेशंस आपको मिलेगा। ये भी है। यस सर, काफ़ी अच्छी बातें आपने यहाँ पे हमारे दर्शकों के साथ आपने शेयर किया सर। आप यहाँ पे आए और हमारे दर्शकों के साथ आपने वार्तालाप किया, बातचीत की और आपके ज़िंदगी के सफ़र के बारे में या फिर आपके ज़िंदगी में जो भी आपको सफ़र करना पड़ा उस स्ट्रगल के बारे में आपने हमसे बातचीत की। बहुत अच्छा लगा। जनता राज न्यूज़ चैनल की ओर से मैं लाखों दर्शकों की ओर से मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत हॉटेल चित्रा एक्झिक्युटिव्ह। अशाच नवनवीन अपडेटसाठी जनता राज्य न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका।